हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल स्टडी ऑनलाइन पॉइंट। तो आज हम करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट, आरटीआई एक्ट 2005, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। ये यूज़फुल होगा आपका आरआरबी, स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर, बीबीए, एमबीए एंड मैनी अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम, लॉ एग्ज़ाम। और इस लेक्चर में मैं आपको एमसीक्यू के थ्रू पूरा बेयर एक्ट कंप्लीट करवाऊंगी। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और आगे शेयर ज़रूर करना। और तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना एक्ट। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर, आरटीआई एक्ट 2005। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एक क्वेश्चन का पूरा एक्सप्लेन करूंगी, सेक्शन भी एक्सप्लेन करूंगी, जिससे आपको इसकी थ्योरी पढ़ने की जरूरत ही ना हो। और वीडियो के एंड में सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 31 तक मैं सारे सेक्शन एक ही बार में एज ए समरी विद इन 2 to 5 मिनट में आपके रिकॉल करा दूंगी। तो लेक्चर को पूरा देखना, स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप स्किप करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ऑन विच डेट आरटीआई एक्ट बिकम लॉ इन इंडिया। किस डेट को आरटीआई एक्ट लॉ बना था। तो हमारा मैंने इसमें आंसर ऑलरेडी हाईलाइट किए हुए हैं, बाकी मैं एक्सप्लेनेशन आपको देती रहूंगी। तो ये हमारा बना था 12 अक्टूबर 2005 को हमारा लॉ बन गया था। इसमें क्या हुआ था, आरटीआई एक्ट ने किसको रिप्लेस किया था। इसने रिप्लेस किया था फ्रीडम। आरटीआई एक्ट ने किसे रिप्लेस किया था, आरटीआई एक्ट ने रिप्लेस किया था फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट। आरटीआई एक्ट इसको रिप्लेस करके आया था, ठीक है। और इसके डेट भी मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या डेट थे। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट में कुछ कमियां थी। एक तो उसमें पेनल्टी नहीं थी। दूसरा, गवर्नमेंट ने ये कहा था कि अगर कोई सिटीजन इंफॉर्मेशन की डिमांड करता है तो उसमें कोई फिक्स पीरियड टाइम इसमें था नहीं, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि हम आरटी एक्ट लाएंगे और उसमें अगर कोई सिटीजन फिक्स डिमांड मतलब कोई कंप्लेंट पूछता है आपसे, इंक्वायरी करता है, तो आपको फिक्स टाइम पीरियड में रिप्लाई देना होगा। जबकि फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट में तो ये था ही नहीं। इसलिए ही तो ये एक्ट आया, आरटीआई एक्ट, क्योंकि करप्शन बहुत हो रहा था। तो गवर्नमेंट को था कि हम कोई एक ऐसा एक्ट लाए जिससे करप्शन कम हो सके। आरटीआई एक्ट लोकसभा में आया था आपका, आप ये चीज मेंशन कर लेना, अपने नोट्स बना लो हैंड टू हैंड। लोकसभा में ये आया था आपका 11 मई 2005 को, 11 मई को आया था, 11 मई 2005 को आया था। और राज्यसभा में ये आया आपका 12 मई को, 12 मई 2005 को आया राज्यसभा में, ठीक है। और प्रेसिडेंट के पास ये आया 15 जून 2005 को, 15 जून 2005 को ये आया था। और उस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे जब आरटीआई एक्ट बना था। उस टाइम हमारे प्रेसिडेंट थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे प्रेसिडेंट थे। और फाइनली ये लॉ कब बना, ठीक है, लॉ कब बना, तो ये लॉ बना हमारा 12 अक्टूबर 2005 को। आई होप आपको ये इसका पूरा हिस्ट्री बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा। बहुत इजी तरीके से मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन, द फर्स्ट इंडियन स्टेट दैट इंट्रोड्यूस अ लॉ ऑन आरटीआई वाज। कौन सा ऐसा स्टेट था जिसने आरटीआई लॉ को इम्प्लीमेंट किया था। तो वो था तमिलनाडु, ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, इसमें एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि फर्स्ट आरटीआई किसने किया था। फर्स्ट आरटीआई जो ये इंट्रोड्यूस तो तमिलनाडु में हुआ था, पहली बार तमिलनाडु के स्टेट में हुआ था, लेकिन पहली आरटीआई भी तो किसी ने डाली होगी ना। तो वो किसने डाली थी, वो डाली थी फर्स्ट आरटीआई शाहिद रजा ने, ठीक है। और कहाँ पे डाली थी, किसके लिए डाली थी, उसने ये डाली थी पुणे पुलिस स्टेशन की इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन का भी मैंने आपको पूरा बैकग्राउंड बताया। तो इसी तरह करते करते मैं सभी क्वेश्चन को रिकॉर्ड करूंगी और आपको ये कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन और राइट टू इंफॉर्मेशन लेजिस्लेशन रिजाइम। कितनी कंट्रीज में ये एक्ट है या फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट था। तो उसका आंसर है ओवर 80 से ज़्यादा
कंट्रीज में ये एक्ट एप्लीकेबल है। ठीक है, अब देखो आरटीआई एक्ट 2005 कब हुआ था, अनेक्ट कब हुआ था, ये मैंने अभी क्वेश्चन 1 में आपको पूरी हिस्ट्री बताई कि 11 मई को ये लोकसभा में आया, 12 मई को ये राज्यसभा में आया और 15 जून को इसको एसेंट मिला था। ठीक है, और ये फोर्स में कब आया था वो भी डेट आपको बतानी है, फोर्स में आया था ये 12 अक्टूबर 2005। तो आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखने कि वो एनेक्ट पूछ रहा है, फोर्स पूछ रहा है, या राज्यसभा में कब आया ये पूछ रहा है, ये सब चीजें आपको माइंड में रखकर क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 क्वेश्चन नंबर 5, दिस सेक्शन डील विद द सेवरेबिलिटी ऑफ द आरटीआई एक्ट। सेवरेबिलिटी क्या होता है, सेवरेबिलिटी का मीनिंग होता है, इसमें से कह रहा है कि कौन सा सेक्शन सेवरेबिलिटी डील करता है आरटीआई एक्ट में। सेवरेबिलिटी का मीनिंग होता है कि एक सेक्शन है सेक्शन 10, उसमें अगर कोई पर्सन इंफॉर्मेशन मांगता है, ठीक है, आरटीआई एक्ट के थ्रू, और वो इंफॉर्मेशन 10 पेज की है, ठीक है, उसमें जो इंफॉर्मेशन है वो 10 पेजेस की है, लेकिन गवर्नमेंट के कुछ रूल्स हैं कि आप 10 पेज की कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना देके सिर्फ 8 पेज की इंफॉर्मेशन दे सकते हो, तो यही कहलाता है सीवियरेबिलिटी, मतलब 2 पेज की इंफॉर्मेशन को हाइड करना और फिर आरटीआई एक्ट का रिप्लाई करना, तो यही कहलाता है सीवियरिटी। मतलब आप कुछ इंफॉर्मेशन को, पार्शियली इंफॉर्मेशन को हाइड करोगे, उनकी इंफॉर्मेशन नहीं दोगे, क्योंकि हो सकता है कि वो एज ए पब्लिक इंटरेस्ट के तो में डेंजर हो वो इंफॉर्मेशन, या कुछ भी हो, या कोर्ट ने उन्हें बोला हो, तो इसके लिए आता है सेक्शन 10। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको इसका मेरे को याद दिलाना आप, मैं लास्ट में एक डायग्राम एक टेबल चार्ट का बनवाऊंगी जिससे आपको सारे सेक्शंस लर्न हो जाएंगे। ठीक है, विच सेक्शन ऑफ आरटीआई एक्ट डील विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। तो इसका मैं करती हूँ, अभी करती हूँ कि मैं अभी आपको बनवा देती हूँ। इसमें कई सारे सेक्शन है, क्वेश्चन है, मैं सारे सेक्शन का बनवा देती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ क्या कैसे होगा। आपको पहले यहाँ पे लिखना 12 के बाद यहाँ पे आप लिखो 13, फिर लिखो यहाँ पे 14। ठीक है, और यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे आप लिखो 15, 16 और 17। तो इस तरीके से आपको याद करने हैं ये 6 सेक्शन, आपको कैसे याद करने हैं। देखो 12 में हमारा आता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन CIC। ठीक है, 15 में आता है हमारा स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन SIC। ठीक है, 13 में आता है CIC का CIC की कंडीशन लाइक सैलरी टेन्योर, और इसमें आता है SIC की कंडीशन सैलरी टेन्योर। ठीक है, टेन्योर में यहाँ मेंशन कर देती हूँ, टेन्योर पेन में थोड़ा गड़बड़ है वो, उस पर ध्यान मत देना। सेक्शन 14 में आता है हमारा CIC का रिमूवल। ठीक है, सेक्शन 14 में आता है हमारा CIC का रिमूवल, और सेक्शन 17 में आता है हमारा स्टेट का रिमूवल। तो देखो ये सेक्शन मैंने आपको याद करवा दिया, केवल ऐसे बनाना 12, 13, 14, 15, 16, 17। 12, 13, 14 में लिख देना CIC का अपॉइंटमेंट, फिर टेन्योर सैलरी कंडीशन इसमें आएगा 13 में, रिमूवल, और इसमें आ जाएगा आपका SIC का। तो देखो आपको कितने सेक्शन याद हुए, 1 2 3 4 5 6, एक क्वेश्चन से आपको 6 क्वेश्चन याद हुए। अब इस क्वेश्चन ने पूछा विच सेक्शन ऑफ आरटीआई एक्ट डील विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, तो इसका आंसर होगा सेक्शन 12 और सेक्शन 13, क्योंकि यहाँ पे अपॉइंटमेंट बताया गया है, यहाँ पे टेन्योर और सैलरी बताई गई है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। मैंने बहुत एफर्ट करके लेक्चर बनाया है, तो हो सके तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना आगे फिर, ताकि ये सबके काम आ सके। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। Which organization is known to have taken up the first grassroots initiative for People RTI? इसमें कहा गया है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने फर्स्ट इनिशिएटिव लिया था, तो वो इनिशिएटिव लिया था आरटीआई में मजदूर किसान शक्ति संगठन। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं इस लेक्चर में जो बेयरक में नहीं है, नहीं दिए गए, लेकिन मैंने डीपली आपसे कहा था अपने टेलीग्राम चैनल पे कि मैं आरटीआई का एक लेक्चर लाऊंगी जिसमें 100 MCQs होंगे, और मैं वो बहुत डेप्थ में लाऊंगी। इस एक्ट को करने के बाद, इस लेक्चर को करने के बाद आपका आरटीआई एक्ट कंप्लीट हो जाएगा और आपको कहीं और से कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, इसी में से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। मैं आपको सेक्शंस
लेक्चर खत्म करते करते सेक्शन आपको सारे ही रटवा दूंगी, इस तरीके से करवा दूंगी कि आपका एग्जाम में आरटीआई एक्ट का कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, प्रोवाइडेड दैट आपको ये लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करना है, लाइक करना है एंड शेयर करना है, ठीक है, क्योंकि आपका एक एक शेयर, एक एक कमेंट मोटिवेट करता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, विच प्रोविजन ऑफ द आरटीआई एक्ट रिक्वायर एन इंटीमेशन फॉर पेमेंट फॉर फर्दर फीस टू बी सेंट बाय द पीओ। फीस के बारे में इंटीमेशन किस सेक्शन में कहा गया है, तो वो कहा गया है सेक्शन 7 सब क्लोज 3 में, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा सेक्शन 8 में क्या कहा गया है। सेक्शन 8 में कुछ एग्जम्पशंस हैं कि हमें कुछ इंफॉर्मेशन आरटीआई की पब्लिक को नहीं देनी है, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 जो मैंने बनाया है वो मैंने सब क्लॉज के भी बनाए। सेक्शंस के क्वेश्चंस तो आपको मिल जाएंगे, सब क्लॉज के नहीं मिलेंगे, तो इसमें मैंने सब क्लॉज के भी सेक्शन डाले हैं। सेक्शन 4 सब क्लॉज 1B12 स्टेट दैट पब्लिक अथॉरिटी शुड पब्लिश। इसमें ये क्या बताता है ये वाला सेक्शन कि पब्लिक अथॉरिटी को क्या पब्लिश करना चाहिए, पार्टिकुलर ऑफ रिसिपिएंट ऑफ कंसेशन करनी चाहिए, रिसिपिएंट ऑफ परमिट करनी चाहिए, या पर्टिकुलर ऑफ रिसिपिएंट ऑथराइज ग्रांटेड करनी चाहिए। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ये करनी चाहिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, सेक्शन 4 सब क्लॉज 2 of RTI Act deal with providing as such information as suo motu the public at regular interval. What is the purpose of suo motu disclosure? suo motu disclosure, suo motu आपको पता होगा क्या होता है। इसमें कहा गया है कि सेक्शन 4(2) में suo motu disclosure के बारे में कहा गया है। तो ये किस लिए कहा गया है, तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है to reduce need for filing individual RTI application to obtain information। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, which section of RTI Act 2005 deal with obligation of public authority? obligation of public authority को कौन सा सेक्शन डील करता है, ठीक है, तो इसको सेक्शन डील करता है सेक्शन 4 सब क्लोज 1। सेक्शन 4 में क्या कहा गया था, सेक्शन 4 में कहा गया था कि ये एक्ट 15 जून 2005 को आया था। कब आया था, 15 जून 2005 को आया था, ठीक है, 15 जून 2005 को आया था। अब देखो जैसे 15 जून 2005 को ये एप्लीकेबल कर दिया है ना, तो अब पब्लिक अथॉरिटी को भी तो टाइम चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि आज एक्ट बना है तो कल से वो उनके पास सारी इंफॉर्मेशन होगी। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा था कि आपको हम 120 दिन का टाइम दे रहे हैं पब्लिक अथॉरिटी को, आप अपना डाटा मेंटेन करो, कंप्लीट करो, और ताकि 120 दिन के बाद आप पब्लिक को इंफॉर्मेशन दे सको। तो ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी इसी में आता है सेक्शन 4 सब क्लॉज 1, ठीक है। अब सेक्शन 4(1) सब क्लॉज B 11 चैप्टर में क्या कहा गया है कि पब्लिक अथॉरिटी को क्या पब्लिश करना चाहिए, द बजट एलोकेटेड टू ईच ऑफ इट एजेंसी, एजेंसी का बजट कितना है, प्रपोज एक्सपेंडिचर कितना एक्सपेंडिचर प्रपोज किया, रीइंबर्समेंट मेट कितना हुआ, तो ये सभी उनको पब्लिश करना होता है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पर। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो इसे आप कंसीडर मत करना, बाकी आई थिंक और कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ होगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन है, नहीं रहा होगा ध्यान, तो ये रिपीट हो गया, ये मैं ऑलरेडी ऊपर करवा चुकी हूँ आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 8(1) सब क्लोज J, सेक्शन 8 का 1 का सब क्लोज J क्या कहता है कि द ऑफिसर फॉलोइंग ऑफिसर में डिस्क्लोज द एग्जाम्प्ट इंफॉर्मेशन इन द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। अभी मैंने आपको सेक्शन 8 ऊपर बताया था कि सेक्शन 8 में हम कुछ इंफॉर्मेशन पब्लिक को नहीं दे सकते, लेकिन अगर वही इंफॉर्मेशन लार्जर पब्लिक के इंटरेस्ट में है तो उसे कौन सा ऑफिसर डिस्क्लोज कर सकता है। जैसे आप एग्जांपल ले लो, अब जैसे कोरोना आया था, ठीक है, कोरोना में सबके दरवाजों के बाहर जो कोरोना पॉजिटिव थे तो उनके दरवाजों के बाहर लगा दिया गया था कि कोरोना पॉजिटिव है। वो क्यों, और कुछ लोगों ने इसको बोला भी था कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो, आप ऐसे हमें सोसाइटी से अलग कर रहे हो। तो गवर्नमेंट का जो मोटिव था वो सोसाइटी से अलग करना नहीं था। अब देखो कोरोना में क्या था कि कोरोना 1% टू 2% ट्रांसमिट हो रहा था,
तो वो उससे क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट नहीं बताती तो वो फैलता चला जाता। इसलिए ये इंफॉर्मेशन पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जरूरी थी, तो डिस्क्लोज की गई। अदरवाइज सेक्शन 8 में कुछ इंफॉर्मेशन है जो डिस्क्लोज नहीं की जा सकती। लाइक जैसे आप ये नहीं पूछ सकते कि मिलिट्री में कौन कौन से हथियार यूज हो रहे हैं, कौन कौन से तुम अपना जब लड़ाई करने जाते हो कौन कौन सी टेक्निक यूज कर सकते हो, तो ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। इसका मिस यूज भी हो सकता है, एजेंसीज कर सकती हैं जो होती हैं खुफिया एजेंसीज। तो सेक्शन 8 में यही कहा गया है कि आप हर इंफॉर्मेशन ना देके कुछ इंफॉर्मेशन एग्जाम कर सकते हो, और वो अगर पब्लिक इंटरेस्ट में है तो उसको कौन दे सकता है, पीआईओ दे सकता है या एपेलेट अथॉरिटी दे सकती है, तो दोनों ही दे सकती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 15। Which provision of the RTI Act explain about the transfer of the application to another public authority? कौन सा सेक्शन एप्लीकेशन ट्रांसफर की बात कर रहा है? ठीक है, तो यह है सेक्शन 6 सब क्लॉज 3। अब हम देखते हैं आगे। Which provision of the RTI Act discuss third party information? थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन कौन सा सेक्शन बताता है? तो वो बताता है सेक्शन 11। सेक्शन मैं आपको सेक्शन 10 मैंने भी बताया था, सेक्शन 10 बताया था मैंने आपको सेवरेबिलिटी कि मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन हाइड कर सकते हैं, तो जैसे 10 पेज की इंफॉर्मेशन है वो मैंने आपको सेक्शन 10 में बताई थी। सेक्शन 11 में आ गया आपका थर्ड पार्टी रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो गई। और अब आपका आता है सेक्शन 12। सेक्शन 12 में आपका आ गया मैंने अभी ऊपर आपको जो टेबल बनाया था CIC सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का अपॉइंटमेंट, मैंने अभी आपको बनवाया था ना 12, 13, 14, उसमें ही मैंने आपको करवाया था। अब देखो आपको जल्दी जल्दी कितने सेक्शंस याद होते जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द RTI एक्सप्लेन अबाउट डीम्ड PO। डीम्ड PO किस सेक्शन में माना जाता है? तो ये माना जाता है सेक्शन 5 सब क्लॉज 5। ठीक है, जो सेक्शन आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको कवर करती जा रही हूँ, और प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। द RTI एक्ट थ्रू सेक्शन 24 पार्शली एक्सक्लूड द फॉलोइंग फ्रॉम द एम्बिट ऑफ द एक्ट। RTI एक्ट का सेक्शन 24 क्या कहता है? ठीक है, कि जो RTI एक्ट का सेक्शन 24 कहता है कि सेक्शन 24 में 25 ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन पर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। तो उसमें कौन सी मतलब एजेंसीज आती है, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है। क्वेश्चन बहुत टफ है लेकिन मैंने इजी लैंग्वेज में आपको इसका ट्रक्स बता दिया। तो इसका आंसर है द इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफाइड इन द सेकंड शेड्यूल। जो इंटेलिजेंस सिक्योरिटी और ऑर्गेनाइजेशन है सेकंड शेड्यूल में जो मेंशन है, उसकी इंफॉर्मेशन आप सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग नहीं दे सकते हो, पार्शली नहीं दे सकते हो। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 सब क्लॉज 1 ऑफ द RTI एक्ट, द फॉलोइंग क्लॉजेस ऑफ सेक्शन 8(1) कंटेन परपेचुअल एक्सेप्शन। तो इसमें क्या लिया जाता है? परपेचुअल एक्सेप्शन में क्या लिया जाता है मैम? इसमें लिया जाता है क्लॉज A, 1 एंड C। ठीक है, ये इसका आंसर है। ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा क्योंकि ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है, तो इसे आप कंसीडर मत करना। क्वेश्चन नंबर 20 पर अब आते हैं। विच सेक्शन ऑफ द RTI एक्ट डिफाइन पब्लिक इंटरेस्ट? पब्लिक इंटरेस्ट इनमें से कौन सा सेक्शन डिफाइन करता है? सेक्शन 2, 7, 8। तो इनमें से कोई सा नहीं करता। सेक्शन 2 में 12 डेफिनेशंस दी गई हैं। टोटल कितनी डेफिनेशन दी गई हैं? 12 डेफिनेशन दी गई हैं। सेक्शन 7 मैंने अभी आपको बताया था कि डिस्पोजल होता है, एप्लीकेशन का डिस्पोजल करना होता है। ठीक है, सेक्शन 8 में एग्जम्पशन होता है कि कुछ इंफॉर्मेशन हम नहीं दे सकते। मैं बार बार सेक्शन रिपीट करूंगी तो आपको डेफिनेटली सेक्शन याद हो ही जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। Which of the following statement are correct and RTI application can send with through? RTI एप्लीकेशन किसके थ्रू भेज सकते हैं? बाय पोस्ट, ईमेल और डिलीवर्ड पर्सनली। तो ये तो हम RTI तो किसी के थ्रू भी भेज सकते हैं, तो इसका आंसर है एनी ऑफ दीज। ठीक है, सेक्शन 9 अंडर RTI एक्ट 2005
आरटीआई एक्ट का सेक्शन 9 क्या बताता है? वो बताता है एन एब्सोल्यूट एग्जम्पशन। एब्सोल्यूट एग्जम्पशन होता है कॉपीराइट इन्फ्रिंजेंट। कॉपीराइट इन्फ्रिंजेंट तो आपको पता ही होगा ना, तो वो सेक्शन 9 में आता है। अब देखो आपकी सेक्शन धीरे धीरे कंप्लीट होते जा रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ आपको कौन सा सेक्शन मैंने अभी तक क्वेश्चन 22 हमने क्वेश्चन कर लिए। कौन कौन से सेक्शन मैंने आपको करवा दिया? सेक्शन 1 मैंने आपको करवा दिया एप्लीकेबिलिटी, सेक्शन 2 करवा दिया, ठीक है। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 9, 10, 7 और 8, 31 सेक्शंस का ये पूरा आरटीआई एक्ट है। और देखो मैंने आपको कितने सारे करवा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सेक्शन मैंने आपको 22 क्वेश्चन में करवा दिए हैं। अपार्ट ऑफ दैट मैंने हिस्ट्री बैकग्राउंड भी करवा दिया, तो इस लेक्चर को बीच में स्किप मत करना, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। देयर इज एन अपर लिमिट फॉर द नंबर ऑफ PIO and APIO to be appointed by public authority as per RTI Act 2005। इसमें कहा गया है कि जो हमारी कंप्लेंट लेते हैं PIO, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, क्या उनका कोई नंबर डिफाइन किया गया है आरटीआई एक्ट में कि कितने होने चाहिए? जी नहीं, उनका कोई नंबर डिफाइन नहीं किया गया। चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। द प्रीएम्बल आर्ग्यूज दैट इट इज expedient to provide for furnishing central information to citizen who, इसका आंसर है डिजायर टू हैव इट, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। क्वेश्चन नंबर 25 जरा ध्यान से देखना, थोड़ा सा टफ लगेगा आपको। कंसीडर द फॉलोइंग, इसमें हमको जो नीचे स्टेटमेंट दी गई है उनको कंसीडर करनी है। APIO मैलिफाइडली डिफाइन इंफॉर्मेशन, किस इंफॉर्मेशन को देने से मना कर सकता है? obstruct furnishing information, knowingly gave incorrect, incomplete or misleading information, for which of the action he can be penalized by an information commission। अगर एक PIO गलत इंफॉर्मेशन देता है या जानबूझकर गलत इंफॉर्मेशन देता है, मिसलीडिंग करता है, तो उसमें इसको किसके लिए पनिश किया जा सकता है? तो इन तीनों रीजन के लिए पनिश किया जाता है। अगर PIO गलत इंफॉर्मेशन देता है, झूठी इंफॉर्मेशन देता है ना, और नोइंगली उसे पता है कि वो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है, मिसलीड कर रहा है, तो उसको पेनलाइज किया जा सकता है। तो इसका आंसर है 3, 1 सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 26। व्हाट वुड द action in good faith provision to be applicable if a PIO unknowingly disclose exempted information। एक सेक्शन होता है सेक्शन नंबर 21 गुड फेथ। अगर गुड फेथ में PIO ऑफिसर जाने अनजाने में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दे देता है जो कि मतलब उसे नहीं देनी थी, तो क्या होगा? मतलब वो ये पूछ रहा है कि वो एप्लीकेबल है, ये स्टेटमेंट सही है या नहीं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। इसमें आता है सेक्शन 21। सेक्शन 21 में अगर गुड फेथ में कोई इंफॉर्मेशन जाने अनजाने दी गई है तो उसके लिए PIO API को पनिश नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 27। While inquiring into a complaint, information commission have the power। जब इंफॉर्मेशन कमीशन के पास क्या पावर है? जब वो एक कंप्लेंट को इंक्वायरी करते हैं, कंप्लेंट की इंक्वायरी करते हैं, सम्मन एंड सम फोर्स अटेंडेंस ऑफ ए पर्सन को सम्मन कर सकते हैं, बुला सकते हैं, कंपेल देम टू गिव एविडेंस और प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, किसी डॉक्यूमेंट से उससे मांग कर सकते हैं, या रिक्वायर्ड डिस्कवरी ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, या फिर डॉक्यूमेंट्स की डिस्कवरी कर सकते हैं, या कुछ भी उसे पूछ सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1 सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28। Whose decision shall be final regarding computation of the period of 20 years as the time period till which information is to be given। ये कह रहा है कि 20 साल की टाइम पीरियड में जो डिसीजन दिया गया है वो डिसीजन किसका फाइनल होगा? तो वो फाइनल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। द ग्राउंड फॉर ए कंप्लेंट कुड बी, कंप्लेंट का ग्राउंड क्या हो सकता है? ठीक है, बीइंग आस्क्ड टू पे एन अनरीजनेबल अमाउंट ऑफ फीस, क्या एक सिटीजन अपनी
फीस के बारे में पूछ सकता है कि आप इतनी फीस क्यों ले रहे हो, ठीक है, कंप्लेंट कर सकता है। बीइंग गिवन इनकम्प्लीट और फॉल्स इन्फॉर्मेशन, अगर उसको गलत और झूठी इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके लिए कंप्लेंट कर सकता है। एनी मैटर रिलेटिंग टू रिक्वेस्टिंग और ऑब्टेनिंग एक्सेसिंग टू रिकॉर्ड, और किसी मैटर में उसको रिकॉर्ड एक्सेस की इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई तो क्या उसमें वो कंप्लेंट कर सकता है? जी हाँ, इन तीनों केस में वो कंप्लेंट कर सकता है। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 30। PIO should disclose information under section 8(1) if public interest is disclosure outweigh the harm to the protected interest। ये क्वेश्चन पहले बहुत इजी लैंग्वेज में पूछा गया था, ऊपर मैंने पूछा था, अब इसको घुमाकर पूछा गया है। ये सारे PYQs हैं, तो हाँ इसका आंसर है यस। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि आपको मेरे को दोबारा एक्सप्लेन करना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 31 पे, क्योंकि जो चीज़ मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ अगर दोबारा एक्सप्लेन करूँगी तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 पे, फॉर RTI लॉ आर आल्सो रेफर टू एज। RTI को और क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है ओपन गवर्नमेंट लॉ एंड सनशाइन लॉ, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 32 पर। द राइट टू इंफॉर्मेशन रूल 2000 सुपरसीड द फॉलोइंग रूल्स। ये कह रहा है कि ये नीचे जो दो रूल दिए गए, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2, क्या ये RTI इंफॉर्मेशन की जगह ले सकते हैं? पहला है द RTI रेगुलेशन ऑफ फी कॉस्ट रूल 2005 एंड द CIC रूल अपील प्रोसीजर। जी हाँ, ये दोनों इनकी जगह RTI की जगह इन्होंने ले ली है, ठीक है, 2012 में, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। चलो, हु रिसीव एप्लीकेंट अंडर द RTI एक्ट 2005। RTI एक्ट में अगर कोई सिटीजन कंप्लेंट करता है तो उसकी एप्लीकेशन कौन लेता है, ठीक है? असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एट द सब डिस्ट्रिक्ट सब डिविजनल लेवल, इसे बोलेंगे APIO, ठीक है, APIO लेता है, या PIO लेता है एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट लेवल पे, या फिर एनी ऑफिसर ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, कोई भी ऑफिसर जो पब्लिक अथॉरिटी में काम कर रहा है जो वहाँ पर अवेलेबल है जब कंप्लेंट आई है। तो इसका आंसर है सिर्फ PIO और APIO ही इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, कोई अदर पर्सन नहीं लेगा। तो 1 और 2, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 34। 34 कहता है द RTI एक्ट 2005 से दैट द ट्रांसफर ऑफ एन एप्लीकेशन फ्रॉम ए पब्लिक अथॉरिटी टू अनदर। एक एप्लीकेशन को ट्रांसफर करने के लिए दूसरे अथॉरिटी तक जाने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए? बी डन एज सून एज प्रैक्टिकेबल, जितना जल्दी हो सके उतना भेजो। नॉट इन एनी कैन एक्सीड 5 कैलेंडर डेज, 5 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जिस दिन एप्लीकेशन मिल गई है। बी कम्युनिकेटेड इमीडिएटली टू द एप्लीकेंट, या इमीडिएटली अगर कम्युनिकेट हो सकती है तो उसे कर सकते हैं। तो तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। और किसी किसी ऑप्शन में दिया जाता है कि एप्लीकेशन ट्रांसफर का टाइम लिमिट क्या है, तो वो है 5 डेज, ठीक है, 5 डेज का ऑप्शन होगा उसमें, 5 डेज, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 35। The RTI Act 2005 give the right to seek information from the following। RTI Act किस किस की इंफॉर्मेशन दे सकता है? प्राइवेट कंपनी की दे सकता है, MNC की दे सकता है, पब्लिक अथॉरिटी या एसोसिएशन की। तो ये सिर्फ पब्लिक अथॉरिटी की इंफॉर्मेशन दे सकता है। अब आप कोई RTI लगा दो, कोई पर्सन एक जैसे MNC कंपनी है, IBM ले लो, या आप HP ले लो, या आप डेल ले लो। अब आप इनकी इंफॉर्मेशन RTI में पूछो तो वो नहीं देगा, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनीज हैं, MNCs हैं, एसोसिएशंस हैं, इनकी इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। लेकिन अगर आप पब्लिक अथॉरिटी की पूछ रहे हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको वो RTI वालों को आपको दे दी होगी। जैसे आप पब्लिक अथॉरिटी हो गई, जैसे अभी आप पूछ लो कि RRB स्टाफ वेलफेयर में कितने फॉर्म भरे गए, वो देगा, लेकिन अभी वो नहीं दे रहे हैं, ठीक है। वो यही बोल रहे हैं कि प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हम देंगे, लेकिन देंगे। क्वेश्चन नंबर 36। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देती हूँ, बड़ा है। If a PIO reasonable serve non-exemptive portion a record from exemptive portion and partially provide information to an application। अगर एक PIO नॉन एग्जेक्टिव पोर्शन देता है या एग्जेक्टिव पोर्शन देता है तो उसको एप्लीकेंट से क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी? गिव द नेम, क्या इन्फॉर्मेशन वो एप्लीकेंट को देगा, सॉरी, गिव द नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन, ठीक है, पर्सन का नाम और डेजिग्नेशन किसने दिया है, रीजन फॉर डिसीजन किसका था, क्या था, फीस की डिटेल क्या है, और इसमें एप्लीकेंट के राइट
रिव्यू डिसीजन क्या है, तो इसमें होगा ऑल ऑफ द अबव, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। ठीक है, चलो अब हम आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, सेक्शन 41 बी 5 अंडर आरटीआई पब्लिक अथॉरिटी शुड पब्लिश। पब्लिक अथॉरिटी को क्या क्या पब्लिश कर सकती है, रूल एंड रेगुलेशन पब्लिश कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन कर सकती है, मैनुअल कर सकती है। जी हाँ, ये तीनों ही आरटीआई पब्लिश कर सकती है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 38। 100 क्वेश्चन है, अभी 38 पर ही आए हम। ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है, तो प्लीज़ लेक्चर को बीच में छोड़ के मत जाना। बहुत मेहनत करके लेक्चर बनाया है, तो मैं भी आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप अच्छे अच्छे कमेंट करो और इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, आफ्टर द एनेक्टमेंट ऑफ द आरटीआई एक्ट, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2000। जब आरटीआई एक्ट एनेक्ट हुआ था तो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन का स्टेटस क्या था। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले क्वेश्चन पे ही बताया था कि फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन को रिप्लेस ही आरटीआई एक्ट ने किया है, तो ये है इट हैज बीन रिपील्ड, ये हट गया था। ठीक है, रिपील्ड हो गया था। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 39। अंडर आरटीआई एक्ट द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर सीआईसी शैल बी अपॉइंटेड फॉर द टर्म। सीआईसी का टर्म क्या होगा। ठीक है, सीआईसी का टर्म क्या होगा, और दूसरा उनका एज क्या होगा, ये पूछा गया है। तो 5 ईयर एंड 65 ईयर, टर्म होगा उनका 5 ईयर और एज होगा अंटिल 65 ईयर। ठीक है, लेकिन अमेंडमेंट 2019 हुआ था, 2019 में जो अमेंडमेंट हुआ है ना, उसमें ये क्राइटेरिया हटा दिया गया है। अगर आप कहोगे तो मैं आरटीआई में जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं आरटीआई में, तो मैं उसका भी वीडियो लेके आऊंगी, लेकिन उसके लिए मुझे रिस्पॉन्स अच्छा चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40। Section 3 of the RTI Act states that all citizens shall have right to information subject to। Section 3 RTI Act का क्या बताता है, ये कहता है कि सेक्शन 3 में ये बताता है कि हर सिटीजन को राइट है कि वो इंफॉर्मेशन आरटीआई लगा सके। ठीक है, एप्लीकेशन लगा सके, किसके लिए, प्रोविजन ऑफ द आरटीआई एक्ट बताता है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41। इफ इट इज डिसाइडेड बाय द सीपीआईओ डिसाइड करता है that disclosure of the information sought by a person about detail of the bank post office account of another person does not serve the larger public interest, कि सीपीआईओ ये कहता है कि अगर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में कोई इंफॉर्मेशन है वो नहीं देनी, ही कैन साइट, लेकिन वो दे देता है। ठीक है, तो उसमें कौन सा सबसेक्शन लगता है, वो क्यों दे देगा, तो इसका आंसर है सबसेक्शन सेक्शन 8 का सब क्लोज 1E, इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन फिड्यूसरी रिलेशनशिप। अगर फिड्यूसरी रिलेशनशिप आता है ना, तो वो इंफॉर्मेशन उसको दे सकता है। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल ले लो, डॉक्टर और पेशेंट, डॉक्टर और पेशेंट। ठीक है, आरटीआई में लिखा है कि आप पेशेंट की इंफॉर्मेशन किसी को नहीं दे सकते, लेकिन पेशेंट अपनी इंफॉर्मेशन अगर डॉक्टर से मांग रहा है तो उसको दे सकता है। अगर पेशेंट पूछ रहा है मेरे को क्या बीमारी है, तो डॉक्टर पेशेंट की इंफॉर्मेशन किसी और को ना देके पेशेंट को दे सकता है। यहाँ पे फिड्यूसरी रिलेशनशिप का मतलब है ट्रस्ट, कि वहाँ पर ट्रस्ट होता है डॉक्टर और पेशेंट के बीच में। जैसे अब आपका हो गया लॉयर और उसका क्लाइंट। ठीक है, टीचर और स्टूडेंट, इस रिलेशनशिप में ये इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 42, ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 42। हाउ मच टाइम डज एन एपीआईओ एट द मोस्ट हैव टू फॉरवर्ड एन आरटीआई एप्लीकेशन। मैंने बोला था ना, एक एप्लीकेशन को अनदर डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करना है या अनदर अथॉरिटी को देना, तो कितना टाइम लगेगा, तो उसमें लगते हैं 5 डेज। और 48 आवर्स कब लगते हैं, 48 आवर्स होते हैं जब आपकी लाइफ और लिबर्टी का क्वेश्चन होता है, तो उसमें लगते हैं 48 आवर्स। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 43। If the information sought under the RTI Act has been supplied by third party or is treated as confidential by the third party must be given a representative before the POI in reply the notice issued to। इसका आंसर है 10 days। इसको मैंने इस क्वेश्चन को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। देखो, ये एक हस्बैंड है, ये एक वाइफ है। ठीक है, और ये उसका हेड ऑफिस है पब्लिक अथॉरिटी का, प्राइवेट नहीं पब्लिक अथॉरिटी।
हस्बैंड की सैलरी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन वाइफ को वो बहुत कम देता है, मतलब लेस ही देता है। तो वाइफ उसको हेड ऑफिस में RTI लगा देती है कि मेरे को मेरे हस्बैंड की सैलरी बताओ, कितनी सैलरी देते हो, कितना बोनस देते हो, कितना क्या देते हो। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी हो गया हस्बैंड। थर्ड पार्टी कौन हो गया यहाँ पे? हस्बैंड। अब ये इसने वाइफ ने बोला है कि मेरे को हस्बैंड की इन्फॉर्मेशन दो। अब उसका हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस का इंचार्ज उससे पूछेगा, हाँ भाई तेरी वाइफ को इन्फॉर्मेशन दें हम। तो अगर वो कहेगा उसे कोई इशू है, ठीक है, तो वो क्या कहेगा कि मैं तुझे 10 दिन का टाइम दे रहा हूँ, तो बता दे, नोटिस दे रहा हूँ। तो 10 दिन में वो 10 दिन का नोटिस उसे इशू करेगा, हेड ऑफिस इशू करेगा इस थर्ड पार्टी को। ये बता, थर्ड पार्टी यहाँ पे वाइफ नहीं कहलाएगी, थर्ड पार्टी वो कहलाएगी जिसके लिए इंफॉर्मेशन मांगी गई है, जिसकी इंफॉर्मेशन मांगी गई है, ठीक है। चलो, if the interest of a third party are involved in the information south, the maximum time limit to get the information under RTI Act। देखो, ये अभी मैंने थर्ड पार्टी का आपको एग्जांपल समझाया था ना, अब मैं आपको बताती हूँ, रुको एक सेकंड में। मैंने कहीं मेंशन किया था, ये मेरे को याद नहीं आ रहा। इसमें इसका आंसर 40 डेज है, ठीक है। देखो, एक होता है इसमें, मैं आपको एक होता है नोटिस, होता है नोटिस का होता है 10 डेज, ठीक है। फिर अपील, फिर होता है इसका कि वो मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या होती है, मैक्सिमम टाइम लिमिट होती है 40 डेज, और इसकी अपील होती है 30 डेज, ठीक है। हाँ, ये था, 5 दिन में ट्रांसफ़र करेगा एप्लीकेशन, 10 दिन में नोटिस देगा, और 40 डेज में वो इसका रिप्लाई देगा हस्बैंड, और 60 और 30 डेज बाद वो अपील कर सकता है। तो ये था इसका क्रक्स, मेरे को कन्फ्यूजन था थोड़ा, इसलिए अब ये क्लियर है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। In how many days after receiving a reply of the first appellant can be filed second appeal? अगर कोई किसी ने RTI लगाई है और उससे रिप्लाई से वो सेटिस्फाइड नहीं है, बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है, सेकंड अपील वो कब कर सकता है? वो कर सकता है विद इन 90 डेज में। सेकंड अपील तो विद इन 3 मंथ और 90 डेज, ठीक है, 90 डेज, ये इसका आंसर है। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 46। The time limit specified in the RTI Act for Central and State Information Commission to decide on complaint is, ये कह रहा है कि कितनी टाइम लिमिट है जो सेंट्रल स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन लेते हैं कंप्लेंट डिसाइड करने में। तो इसमें बेयर एक्ट में ऐसा कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है। अपील दी गई है, रिप्लाई कितनी दिन में दे सकते हैं ये दिया गया है, लेकिन फाइनल डिसीजन कब लेंगे ये ऐसा कुछ भी डिसाइड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47। The RTI give the right to information to the following। RTI की इंफॉर्मेशन किसको दी जा सकती है? एनी पर्सन, एनी सिटीजन, एनी वोटर, एनी जर्नलिस्ट। तो वो एनी सिटीजन को दी जा सकती है। यहाँ पे एनी सिटीजन है, तो इसमें NRI को भी RTI, अगर NRI कोई RTI लगाता है तो उसको भी इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। ये पॉइंट आप ध्यान रखना। तो एग्जाम में अगर आ गया सिटीजन और एनी सिटीजन, तो बच्चे अधिकतर एनी सिटीजन पे क्रॉस ही लगा देंगे। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 48 में पूछ रहा है सेकंड अपील। सेकंड अपील तो मैंने आपको बताई थी कितना था इसका, ठीक है। और इसका इंफॉर्मेशन मतलब सेकंड अपील के डिसीजन में कितना टाइम लेगा? सेकंड अपील तो 90 डेज में कर सकते हो, ये तो मैंने आपको बताया था, लेकिन डिसीजन में तो कोई भी टाइम स्पेसिफाइड है ही नहीं। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 49। देखो, सेकंड अपील ऑन इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी। पर्सनल लाइफ और लिबर्टी की बात आ गई है, तो कितने दिन में रिप्लाई देना होगा? वो देना होगा 48 आवर्स में, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा नंबर क्वेश्चन नंबर 50। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर थर्ड पार्टी टू मेक ए सबमिशन इन राइटिंग ओरली अंडर द RTI एक्ट? वो उसने, मैंने आपको एक हस्बैंड वाइफ की स्टोरी सुनाई थी ना, तो हस्बैंड कितने दिन में रिप्लाई देगा अपने HOD को? 10 डेज में, ठीक है। हेलो, अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 51। व्हाट इज़ द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग फर्स्ट अपील बाय द थर्ड पार्टी अंडर सेक्शन 19 सब क्लॉज 2 ऑफ द RTI एक्ट 2005? ये बोल रहा है कि जब थर्ड पार्टी फर्स्ट अपील करती है तो कितने दिन में
करती है, ठीक है। तो उसकी टाइम लिमिट क्या है? तो उसकी टाइम लिमिट है विद इन 30 डेज, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ PIO ऑर्डर, ठीक है। PIO ऑर्डर, PIO की फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, काफ़ी बार बता चुकी हूँ, अब तो पता होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 52, What is the time limit for disposal of the first appeal under RTI Act by the first appellate authority? जो हमारी फर्स्ट अपील होती है उसको डिस्पोजल करने का टाइम क्या होता है? अपीलेट अथॉरिटी जो करती है कितने दिन में डिस्पोज करती है उसे? डिस्पोजल मतलब ख़त्म करती है 30 to 45 डेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग द फर्स्ट अपील बाय ए रिक्वेस्टर अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 19 अंडर द RTI एक्ट। तो सेम वही क्वेश्चन है, घुमा के दे दिया, 30 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ PIO डिसीजन, ओके। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है, द RTI एक्ट वाज अनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इन द फॉलोइंग ईयर। RTI एक्ट किस ईयर में अनेक्ट किया गया था, ठीक है? तो ये किया गया था 56 ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 55, how much time does an APO at the most have to forward an RTI application to the Public Information Officer First Appellate Authority? जब कोई पहली बार RTI सबमिट करता है तो RTI एप्लीकेशन की जो अपील है वो PI ऑफिसर तक कितने दिन में जानी चाहिए? 5 डेज, विद इन 5 डेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, द एक्ट रिक्वायर डेजिग्नेशन ऑफ डैश विद इन ए पब्लिक अथॉरिटी। तो इसमें क्या रहा है कि RTI एक्ट में जो पब्लिक अथॉरिटी होती है वो किस किस डेजिग्नेशन, क्या क्या डेजिग्नेशन होती है उसमें? PIO होती है, पब्लिक इंफॉर्मेशन होती है, APIO भी होती है, ठीक है, सीनियर ऑफिसर भी होती है, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर 4। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 57। असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर APIO हैज़ टू फॉरवर्ड फर्स्ट अपील अंडर। APIO फर्स्ट फॉरवर्ड अपील किसके अंडर भेजता है? फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को भेजता है, ठीक है। ट्रांसफर एन एप्लीकेशन शुड बी मेड एज प्रैक्टिकल बट इन केस नो लेटर देन। ये क्वेश्चन फिर अगेन पूछा गया था PYQ में, तो इसका आंसर है 5 डेज फ्रॉम डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 59, राइट टू इंफॉर्मेशन इंक्लूड द राइट टू इंस्पेक्ट। RTI में इनमें से क्या क्या इंक्लूड है इंफॉर्मेशन में, ठीक है? वर्क, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड, क्या क्या इंस्पेक्ट कर सकते हैं? तो हम ये सभी इंस्पेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 60, विच वॉज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव एनेक्टेड लेजिस्लेशन फॉर प्रोवाइडिंग सिटीजन RTI। ऐसी कौन सी कंट्री थी पूरे विश्व में, कौन सी कंट्री थी जिसने सबसे पहले RTI एक्ट अपने सिटीजन को प्रोवाइड किया था? तो वो था स्वीडन। APIO हैज़ टू फॉरवर्ड एप्लीकेशन फॉर इंफॉर्मेशन। API किसको एप्लीकेशन, जो APIO होता है वो किसको फॉरवर्ड करता है एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन की? वो करता है PIO को करता है, ठीक है। सेंट्रल चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर अंडर RTI एक्ट इज अपॉइंटेड बाय। इसका सेक्शन मैंने आपको बताया था कि कहाँ सेंट्रल चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट किया जाता है, वो मुझे आपको बताना है, ठीक है। और इसे कौन अपॉइंट करता है? इन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और रिमूवल भी प्रेसिडेंट के थ्रू होता है। क्वेश्चन नंबर 63, द ऑफिसर डेजिग्नेटेड बाय द पब्लिक अथॉरिटी इन ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव unit or office under to provide information to the citizen requesting for information under the RTI Act is known। ये कह रहा है कि जब RTI में हम अपनी कंप्लेंट देने जाते हैं तो एक पर्सन को देते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट लेवल पे होता है। तो वो कौन होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल यूनिट पे होता है हमारा PIO, ठीक है, ये सेंट्रल में होता है। और क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं, चूज़ फ्रॉम द फॉलोइंग एप्लीकेंट who are exempted from paying the application fees। RTI एक्ट में कौन एप्लीकेशन फ़ीस नहीं दे सकता? एप्लीकेंट इन रिसिप्ट ऑफ भारत रत्न, जिसे भारत रत्न मिला हुआ है वो, एप्लीकेंट बिलो
द पॉवर्टी लाइन, जो पॉवर्टी लाइन के बिलो है, जो पॉवर्टी लाइन के अबव है, या फिर जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है। तो इसका आंसर है जो पॉवर्टी लाइन के बिलो है ना, उसको एप्लीकेशन नहीं देनी होती, उसको मेंशन करना होता है कि आई एम फ्रॉम बिलो द पॉवर्टी लाइन एंड वो एलिजिबल नहीं है, उसको फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अपार्ट फ्रॉम दैट अदर पर्सनस को 10 रुपीज़ फ़ीस देनी होती है। लेकिन एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर ये फ़ीस जाती है 50 रुपीज़, तो वो है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। तो इसे आप ये कह सकते हो ये एक स्टेट का RTI है। ठीक है। द राइट टू इंफॉर्मेशन रूल 2012 सुपरसीड द फॉलोइंग रूल्स। RTI इंफॉर्मेशन रूल 2012 किन दो इनमें से किन की जगह ले सकता है? RTI रेगुलेशन फीस कोड रूल 2005 की ले सकता है या CIC रूल की ले सकता है? तो दोनों की लेता है वो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, APIO हैज़ टू फॉरवर्ड सेकेंड अपील। APIO सेकेंड अपील किसको भेजता है? हेड ऑफ अथॉरिटी को भेजता है, PIO को भेजता है, या फर्स्ट अपीलेंट को भेजता है? तो वो किसी को नहीं भेजता, इनमें से किसी को नहीं भेजता। ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेफिनेशन इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 2F। देखो इन्फॉर्मेशन में F है और यहाँ पे इंफॉर्मेशन में F है और सेक्शन में 2F है, तो ऐसे याद कर लेना आप। इंफॉर्मेशन का मीनिंग क्या में क्या क्या इंक्लूड होता है? रिकॉर्ड होता है, ओपिनियन होता है, डॉक्यूमेंट होता है, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69, ए पब्लिक ऑफिसर विल बी लायबल टू इम्पोज ए मॉनिटरी पेनल्टी। जो एक PIO ऑफिसर होता है, PIO ऑफिसर के ऊपर मॉनिटरी पेनल्टी कब लगती है? किन केसेस में लगती है? 3 केस दिए गए हैं, इनमें से किस किस पे लगती है? रिफ्यूजल टू रिसीव एन इन्फॉर्मेशन, एप्लीकेशन देने से मना कर देता है। नॉट प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, टाइम लिमिट में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं देता। डिस्ट्रॉइंग इन्फॉर्मेशन, या फिर इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो तीनों केस में PIO पे पेनल्टी लगती है। और पेनल्टी कितनी होती है? पेनल्टी इसकी होती है 250 रुपीज़ पर डे, और जब तक नहीं देगा पेनल्टी लगती रहेगी, और मैक्सिमम ये जा सकती है 25,000 तक। ठीक है, ये मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया है। और अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 70। आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना। इन व्हाट सिनेरियो कैन बी फाइल ए फर्स्ट अपील RTI अंडर एक्ट? किस सिनेरियो में हम फर्स्ट अपील डाल सकते हैं? इफ़ इंफॉर्मेशन नॉट रिसीव इन 30 डेज़, अगर इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं होती है, या फिर इंफॉर्मेशन को जो प्रोवाइड दी जाती है RTI लगाते टाइम उससे वो सेटिस्फाई नहीं है, तो दोनों केसेस में हम फर्स्ट अपील डाल सकते हैं। देखो पहले एप्लीकेशन लगाई जाती है, पहले फर्स्ट अपील नहीं होती, पहले एप्लीकेशन लगती है। ठीक है, तो उसमें कन्फ्यूजन मत करना। फिर 30 दिन में रिप्लाई मिलता है, तो 30 दिन में रिप्लाई जो मिलता है, अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो या आपको कुछ डाउट हो रहा है, तो आप फर्स्ट अपील कर सकते हो। ठीक है, और सेकंड अपील आप करोगे फर्स्ट अपील के बाद विद इन 90 डेज़ में। तो ये सब याद रखना, मैं आपको क्लियर सारे पॉइंट कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं। What is the time span mentioned in the RTI Act for making order removing difficulty in giving effect the provision of the RTI Act 2005? ये कहा गया है कि अगर कोई जैसे हमारा RTI Act में कौन सा टाइम पीरियड दिया गया है जिसमें अगर कोई डिफ़िकल्टी आती है तो उन प्रोविज़न को हम रिमूव कर सकते हैं। कितने टाइम में रिमूव कर सकते हैं? तो वो 2 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ एक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो दोबारा पूछा गया है। डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन में क्या क्या आता है? रिकॉर्ड, कॉन्टैक्ट, सर्कुलर, सैम्पल, हाँ आता है। रिपोर्ट, ईमेल, डॉक्यूमेंट एंड ऑर्डर, ये भी आता है। तो इसका आंसर होगा C, 1 एंड अदर मटेरियल आर वेल आर ट्रू। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। देयर आर सर्टेन एग्जाम्पशन विद रिस्पेक्ट टू द इंफॉर्मेशन दैट कैन बी प्रोवाइडेड अंडर RTI एक्ट। क्या RTI एक्ट में कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि जो हम प्रोवाइड नहीं कर सकते? हाँ है। सेक्शन कौन सा बताया था मैंने आपको? सेक्शन 8 बताया था। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते। ठीक है, और गुड फेथ में मैंने आपको एक बताया था कि गुड फेथ में प्रोटेक्शन मिल जाता है। वो सेक्शन कौन सा था वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। वो था सेक्शन 21। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 74, राइट टू इंफॉर्मेशन इंक्लूड द राइट टू ऑब्टेन राइट इन द फॉर्म ऑफ, ये बोल रहा है कि आरटीआई में हम इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में दे सकते हैं, ले सकते हैं या दे सकते हैं इंक्लूड, ठीक है। तो ये आ गया आपका डिस्क, फ्लॉपी, टेप, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो ये आएगा आपका सेक्शन 3 में, राइट टू इंफॉर्मेशन के में, ठीक है। सेक्शन भी मैं आपको हैंड टू हैंड बताती जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 75, द लॉन्ग टाइटल ऑफ द आरटीआई एक्ट सीक टू प्रमोट द फॉलोइंग क्वालिटीज इन द वर्किंग ऑफ एवरी अथॉरिटीज़। तो इसमें से क्या देखा जाता है, ट्रांसपेरेंसी देखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 76 मैं अब जल्दी करवा देती हूँ क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबा लेक्चर हो चुका है और अब क्वेश्चन ज़्यादा टफ भी नहीं है, जो जितने थे टफ और सेक्शन वाले वो मैं आपके कवर करवा चुकी हूँ। और वीडियो के एंड में मैं आपको सारे सेक्शन 1 to 31 5 मिनट में उसकी समरी समझा दूँगी। ये कहता है कि एक आरटीआई एक्ट में फिड्यूशियरी रिलेशनशिप दिया गया है, उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग है ट्रस्ट। जैसे डॉक्टर और पेशेंट के बीच जो ट्रस्ट हो गया है ना, हस्बैंड वाइफ के बीच ट्रस्ट हो गया, लॉयर और उसके क्लाइंट के बीच ट्रस्ट हो गया, तो ये कहलाता है फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, राइट टू इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। राइट टू इन्फॉर्मेशन किसको अवेलेबल है? ओनली ऑन पार्लियामेंट्री और स्टेट लेजिस्लेटर को है, या फिर पार्लियामेंट्री को है, या फिर पीपल जो 18 साल से ज़्यादा है, ये सभी सिटीजन को अवेलेबल है, टू ऑल इंडियन सिटीजन, ठीक है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। वैसे तो एनआरआई भी आरटीआई लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, हु फॉर्मुलेटेड द पब्लिक राइट नोन टू प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। कौन से आर्टिकल में ये आता है? ठीक है, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन ये आता है आर्टिकल 19 में आता है। द राइट टू इंफॉर्मेशन एंड कंसल्टेशन ऑफ वर्कर इज क्लेम एज ए सोशल वैल्यू। राइट टू इंफॉर्मेशन को वर्कर को कंसल्ट करने के लिए किसने क्लेम किया था एज ए सोशल वैल्यू है? तो ये किया था यूरोप ने। क्वेश्चन नंबर 80, अब हमारे सिर्फ 21 क्वेश्चन रह गए, जल्दी इन्हें ख़त्म करते हैं। अदर पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्राइब बाय द प्रायम्बल ऑफ, ये क्या कहलाता है? अदर पब्लिक इंटरेस्ट, एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ द गवर्नमेंट का एफिशिएंट ऑपरेशन, ऑप्टिमम यूज़ ऑफ लिमिटेड फिजिकल रिसोर्स का ऑप्टिमल यूज़, द प्रिजर्वेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियल ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। तो ये सारे ही अदर पब्लिक इंटरेस्ट में आते हैं, ऑल आर ऑफ ट्रूथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, ये तो आपको याद हो ही गया होगा, 81 थर्ड टाइम है, ये अलग अलग तरीके से पूछा गया है कि एपीआईओ किसको फॉरवर्ड करता है, फर्स्ट अपील किसको करता है? तो फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी को करता है, ठीक है, या पीआईओ को करता है। क्वेश्चन नंबर 82, एक्सक्लूडिंग ऑर्गेनाइजेशन आर रिक्वायर्ड टू टेक अप्रूवल फॉर डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट फॉर्म। अगर हमें कुछ ऐसी कंपनी है जिनकी ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन हमें नहीं देनी, तो वो डिस्क्लोज करने के लिए हमें किससे परमिशन लेनी पड़ती है, किससे अप्रूवल लेना पड़ता है? तो वो है इंफॉर्मेशन कमीशन से, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 83, चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन रिगार्डिंग डिस्क्लोजर ऑफ फाइल नोटिंग। फाइल नोटिंग में क्या आता है? फाइल नोटिंग में आता है फाइल नोटिंग कैन बी डिस्क्लोज, फाइल नोटिंग डिस्क्लोज की जा सकती है कंटेनिंग इंफॉर्मेशन एग्जाम डिस्क्लोजर अंडर द एक्ट। इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की जा सकती है फाइल नोटिंग के अंदर, लेकिन वो इस एक्ट से एग्जम्प्ट होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, हु अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट सीकिंग एक्सेस टू एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। एक केस हुआ था, उसमें कहा गया था कि मैं एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट देखना चाहता हूँ, तो वो किसने कहा था? वो कहा था देवदत्त ने। क्वेश्चन नंबर 85, ये जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हो, ये देवदत्त वाला क्वेश्चन करवाया, हो सकता है ये एग्जाम में आ जाए। बेयर एक्ट में मेंशन नहीं है, बहुत एफर्ट से ये वीडियो आपके लिए बनाया है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और कमेंट करना प्लीज़। द ऑब्लिगेशन ऑफ ए पब्लिक अथॉरिटी अंडर आरटीआई एक्ट आर बेसिकली द ऑब्लिगेशन ऑफ, तो इसका आंसर है द हेड ऑफ द अथॉरिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 पर आ जाओ। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन आरटीआई एक्ट एक्सप्लेन अबाउट फर्स्ट अपीलेट बाय थर्ड पार्टी।
RTI एक्ट में कौन सा सेक्शन है जो फर्स्ट अपील को बताता है कि फर्स्ट अपील की गई है थर्ड पार्टी के थ्रू, तो वो बताता है सेक्शन 19 का सब क्लोज 2। ठीक है, विच सेक्शन ऑफ द RTI एक्ट एक्सप्लेन एक्सक्लूड ऑर्गेनाइजेशन। एक्सक्लूड ऑर्गेनाइजेशन किस में आती हैं? ये आती हैं सेक्शन नंबर 24 में। और कितनी ऑर्गेनाइजेशन पे ये एप्लीकेबल नहीं होती? ये 25 ऑर्गेनाइजेशन पे एप्लीकेबल नहीं होती। 25 ऑर्गेनाइजेशन की आप इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। क्वेश्चन नंबर 88, इज द RTI एक्ट एप्लीकेबल टू द UT। क्या यूनियन टेरिटरी पे RTI एक्ट एप्लीकेबल होता है? यस, होता है, विदाउट एनी एक्सेप्शन और कैवियट्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, एक्सप्लेन द फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी हूँ, ये आप खुद का जवाब दोगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, इन ए पब्लिक अथॉरिटी हु हैज़ टू रिसीव फी अंडर द RTI एक्ट। जब हम RTI एक्ट में RTI लगाते हैं तो फीस कौन लेता है? हमसे फीस लेता है हमारा अकाउंट ऑफिसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91, CIC इज वन ऑफ इट्स डिसीजन रिकमेंडेड इन केसेस वेयर द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन द गजेट द पब्लिक अथॉरिटी। तो इसका आंसर है कि वो उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट अंडर RTI एक्ट 2005 रिगार्डिंग अपडेटिंग द पब्लिकेशन। अंडर सेक्शन 4 क्लोज 1 सबसेक्शन B ऑफ द RTI एक्ट क्या कहता है? ये कहता है कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है ना वो पब्लिश की जानी चाहिए एवरी ईयर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 ऑफ RTI एक्ट PIO कैन ओनली रिजेक्ट ए रिक्वेस्ट अंडर द फॉलोइंग प्रोविजन। PIO कौन सी इंफॉर्मेशन देने को मना कर सकता है? वो सेक्शन 8 और सेक्शन 9 की इंफॉर्मेशन को देने के लिए मना कर सकता है। सेक्शन 9 में तो हमारा कॉपीराइट इन्फ्रिंजिंग, कॉपीराइट से जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो नहीं देगा वो। और सेक्शन 8 में कुछ इन्फॉर्मेशन जो पब्लिक के लिए हार्मफुल होंगी, अगर वो बाहर आ गई तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। तो सेक्शन 8 एंड 9 इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 94, वाइल इंक्वायरिंग ए कंप्लेंट। जब कोई कंप्लेंट इंक्वायर की जाती है, इंफॉर्मेशन कमीशन के पास क्या क्या पावर होती है? ठीक है। रिसीव एविडेंस ऑन एफिडेविट, एफिडेविट के पर एफिडेविट बनवा के एविडेंस ले सकता है। रिक्वेजिशन रिकॉर्ड और कॉपी ले सकता है किसी भी कोर्ट और ऑफिस से, किसी भी कोर्ट और ऑफिस से फाइल मांग सकता है, सम्मन इशू कर सकता है। नहीं, इनमें से वो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। चलो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 पर। विच प्रोविजन ऑफ द RTI एक्ट रिक्वायर ए कम्युनिकेशन ऑफ रिजेक्शन टू द रिक्वेस्टर टू बी सेंट इन द PO केस रिजेक्शन ऑफ द रिक्वेस्ट। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जैसे किसी ने RTI लगाई है और PIO ने उसको रिजेक्ट कर दिया है तो वो किस सेक्शन में आएगा? तो इनमें से वो किसी भी सेक्शन में नहीं आएगा। तो इसका आंसर है नन ऑफ दीज। ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। मुझे स्क्रीन थोड़ी छोटी करनी पड़ेगी, क्वेश्चन बड़ा है ये। एक सेकंड, पूरा दिखाई दे रहा होगा आई होप आपको ये क्वेश्चन। ठीक है। देखो ये क्वेश्चन बड़ा है तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फर्दर फी टू बी चार्ज। इसमें ये 5 स्टेटमेंट दिए गए, 1 2 3 4 5। इसमें से ये पूछ रहा है कि फ़ीस जो चार्ज की जाएगी उसके रिगार्डिंग कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं। फ़ीस टू बी चार्ज शुड बी रीजनेबल। क्या फ़ीस रीजनेबल होनी चाहिए? हाँ, ये ट्रू है। डिटेल ऑफ सच फीस शुड बी प्रोवाइडेड अलॉन्ग विद द कैलकुलेशन ऑफ फीस टू बी पेड। फीस किस हिसाब से फ़ीस ली गई है उसकी डिटेल दी जानी चाहिए, ये भी ट्रू है। फर्स्ट भी ट्रू है, सेकंड भी ट्रू है। ठीक है। तो ऑप्शन देखो, फर्स्ट भी ट्रू है, सेकंड भी ट्रू है। तो अब ये कोई भी हमारा नहीं कट रहा। एन एप्लीकेशन हैज़ टू राइट द अपील टू फर्दर फीस चार्ज एंड शुड बी प्रोवाइडेड ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट दिस। ये कह रहा है कि क्या एप्लीकेंट को राइट है अपील, जब वो अपील करता है कि वो सारी इंफॉर्मेशन और चार्ज वगैरह प्रोवाइड जो भी उसने किए हैं उसके बारे में पता लगाए।
ये भी सही है, फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है। इट इज़ अप टू द एप्लीकेंट वेदर टू पे द फीस और नॉट, और इन्फॉर्मेशन हैज़ टू बी प्रोवाइडेड इन एनी केस। तो ऐसा तो नहीं है कि वो एप्लीकेंट की मर्ज़ी की फ़ीस देगा या नहीं, तो फोर्थ गलत है। अब हमें देखना है कि हमारा फोर्थ किस में नहीं है। तो देखो इसमें फोर्थ आ रहा है ट्रू, तो ये बी तो कट गया, ठीक है। और हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड तो ट्रू था, तो ये भी ऑप्शन आ रहा है। हमारा फिफ्थ भी ट्रू है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। फीस अंडर द RTI रूल 2012 कैन बी पेड इन फॉलोइंग मोड। किस मोड में फ़ीस दी जा सकती है एज़ पर 2012 के अकॉर्डिंग। ये 2012 RTI का आ गया क्वेश्चन, पर कोई बात नहीं, आप कर सकते हो। कैश, डिमांड ड्राफ्ट, बैंक, इंडियन पोस्टल ऑर्डर, सब में दी जा सकती है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, सब में दी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 98। अकॉर्डिंग टू द राइट टू इंफॉर्मेशन रूल 2012 में जो फीस दी जाती थी पेज 3 के लिए और स्मॉलर साइज़ के लिए, वो कितनी दी जाती थी? वो 2 रुपये दी जाती थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99। रिकॉर्ड एज डिफाइंड बाय द RTI एक्ट डज इंक्लूड। इसमें से क्या रिकॉर्ड में मेंशन किया गया है? मैन्युस्क्रिप्ट की गई है, फैक्स कॉपी की गई है, मटेरियल प्रोड्यूस बाय ए कंप्यूटर, और एक कंप्यूटर के थ्रू जो मटेरियल बनाया गया है वो। तो उसका आंसर है डी, ऑप्शन 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 100। ये क्या हो गया? डीम्ड रिफ्यूजल अंडर द RTI एक्ट इज। डीम्ड रिफ्यूजल क्या माना जाता है? ए फेलियर ऑन ए PIO पार्ट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन विद इन द टाइम लिमिट। अगर PIO ने टाइम लिमिट में इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करी है, फेल हो गया है, तो वो डीम्ड रिफ्यूजल माना जाएगा, ठीक है। आपके ये 100 क्वेश्चन देखो कंप्लीट हो चुके हैं, और जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि लेक्चर ख़त्म होने के बाद मैं आपको सारे सेक्शन 1 to 31 एक ही जगह समरी में मैं करवा दूंगी। तो अब मैं आपको वो करवा देती हूँ, ठीक है। देखो सेक्शन 1 क्या कहता है? अच्छा नहीं चल रहा पेन, देखो इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है। सेक्शन 1 कहता है सेक्शन 1 कहता है ये एप्लीकेबल होगा पूरे भारत में, ठीक है। एप्लीकेबल होगा, ठीक है। सेक्शन 2 इसमें 12 डेफिनेशन दी गई हैं, 12 डेफिनेशन। सेक्शन 3 राइट टू इंफॉर्मेशन है, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब हम देखते हैं सेक्शन 4 में क्या कहा गया है? सेक्शन 4 में कहा गया है कि 15 जून 2005 को ये एक्ट आया था। 15 जून 2005 को ये एक्ट आया था। तो उसके बाद 120 दिन का टाइम दिया गया था। वो सेक्शन 4 है कि सारी पब्लिक अथॉरिटी अपना अपना डाटा कंपाइल कर लें। सेक्शन 5 में कहा गया है कि डेजिग्नेशन देनी है। किसको देनी है? PIO और APIO, ठीक है, डेजिग्नेशन प्रोवाइड करनी है। सेक्शन 6 में हमने RTI की एप्लीकेशन लगाई। मैं आपको बहुत सीधी लैंग्वेज में समझा रही हूँ, आप बेयर से चेक कर लेना। एप्लीकेशन लगा दी। अब आते हैं हमारा सेक्शन 7 में था हमारा RTI की एप्लीकेशन लगा दी। डिस्पोजल कितने दिन में होगा? डिस्पोजल राइटिंग में पहुँच जाना बच्चों। सेक्शन 8 में था कि एग्जाम्प्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करनी है। सेक्शन 9 कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, कॉपीराइट। सेक्शन 10 सेवरेबिलिटी, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, कुछ हमें हाइड करनी है, ठीक है। तो उसके लिए हमें जब हम RTI एक्ट का रिप्लाई करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन हाइड करके रिप्लाई करेंगे। सेक्शन 11 में बताया गया है थर्ड पार्टी के बारे में कि थर्ड पार्टी को रिप्लाई, नोटिस, ये सब, और डिस्पोजल कैसे होगा। सेक्शन 12
सेक्शन 12 CIC सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कैसे अपॉइंट होगा, ठीक है, अपॉइंट। सेक्शन 13 CIC की कंडीशन, सैलरी, टेन्योर और कंडीशन। सेक्शन 14 में बताया गया है आपका रिमूवल कैसे होगा, रिमूवल। सेक्शन 15 में कहा गया है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का अपॉइंटमेंट, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का SIC का अपॉइंटमेंट। सेक्शन 16 में टेन्योर, सैलरी, ये सब। सेक्शन 17 में आपका बताया गया है रिमूवल। सेक्शन 18 में आपका बताया गया है कंप्लेंट टू सुपीरियर अथॉरिटी को कंप्लेंट करनी है अगर कोई RTI का रिप्लाई नहीं दे रहा, ठीक है, सुपीरियर अथॉरिटी को। सेक्शन 19 में हमारा आ जाता है पेनल्टी, ठीक है। सेक्शन 20 में अपील, ठीक है। सेक्शन 21 में गुड फेथ में प्रोटेक्शन आ जाता है। सेक्शन 22 में ओवरराइडिंग लॉ आ जाता है, ओवरराइडिंग लॉ। सेक्शन 23 में सेक्शन 23 मेरे को भी याद नहीं आ रहा, मैं आपको बाद में बताऊंगी। सेक्शन 24 में आता है हमारा ये 25 ऑर्गेनाइजेशन की RTI की इंफॉर्मेशन हम नहीं देंगे, ठीक है। इसे मैं क्लियर कर लेती हूँ क्योंकि आगे पेज नहीं है और मेरे को ऐड करने में टाइम लगेगा। या रुको, मैं पेज ही ऐड कर देती हूँ। ये सेक्शन आपके हो गए, ठीक है। अब हम देखते हैं सेक्शन 26 में क्या आएगा। सेक्शन 26 में एपलेट अथॉरिटी रिपोर्ट 24 के बाद ही मैं 24 के बाद 25 रह गया ना। सेक्शन 25 में एपलेट अथॉरिटी रिपोर्ट लेती है, ठीक है, रिपोर्ट लेगी। और सेक्शन 27 में अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करवाएगी RTI से रिलेटेड। सेक्शन 27 में रूल्स बनाएगी, ठीक है। सेक्शन 28 में रूल बनाएगी, लेकिन कौन बनाएगा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जैसे मैंने आपको बताया था कि RTI की फ़ीस 10 रुपये, लेकिन राजस्थान में कितनी है, 50 रुपये। तो ये किसने बनाई, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में, उसके स्टेट की में, तो इसमें आ जाएगा ये, ठीक है। सेक्शन 29 में क्या होगा, पार्लियामेंट के सामने रूल रखेगी। और सेक्शन 30 और 31 में ऐसा कुछ नहीं है आपका। मैंने पूरा एक्ट कंप्लीट करवा दिया है। बीच में मैं सिर्फ एक सेक्शन भूल गई हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा, सेक्शन 23, वो मैं आपको दूसरे लेक्चर में बता दूँगी, नहीं तो आप खुद बेयर एक्ट में देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय गाइस, थैंक